आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम और शाम के 7 बजने जा रहे हैं। ये वक्त होता है हमारे खास बुलेटिन कश्मीर एक्सप्रेस का, जिसमें हम अपने जम्मू कश्मीर की खबरों से आपको जोड़ेंगे। वजीर दाखिला राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के 2 रोजा दौरे पर हैं और आज राजनाथ सिंह कुपवाड़ा और आरएसपुरा जाकर सरहदी इलाके के डेलीगेशन से मुलाकात कर रहे थे। इसके बाद सरहदी इलाके के लोगों और जम्मू कश्मीर के लिए राजनाथ सिंह ने कई बड़े ऐलान भी किए। वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर पाकिस्तानी शेलिंग में किसी शख्स की मौत होती है तो उसके अहले खाना को 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा और जानवरों की मौत पर भी फी जानवर के हिसाब से 50,000 की रकम दी जाएगी। फायरिंग से निपटने के लिए 5 बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस और निजी गांव में खासतौर से 13,029 बंकर्स भी बनाए जाएंगे। राजनाथ सिंह ने रोहिंग्या पनाहगुजीरों के हवाले से कहा कि वो म्यांमार ही वापस जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए 2 खवातीन बटालियन भी तैयार की जाएगी, जिससे कि रियासत की 2,000 खवातीन को रोजगार मिलेगा। सचमुच उनके हौसले को देखकर मुझे आज बेहद खुशी हुई है। उनका जज्बा जो है बना हुआ है। तो एक फैसला यह किया है कि पहले 75,000 या 1 लाख रुपया कोई कैजुअलिटी होती थी तो उनको मिलती थी, और वो भी फिक्स डिपॉजिट किया जाता था 3 साल के लिए, या क्या है 3 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट, और उसका उपयोग करना चाहें तो 3 साल के अंदर वो नहीं कर सकते। लेकिन अब यह फैसला किया है कि जो भी कैजुअलिटीज होंगी तो उनके परिवार के सदस्यों को 5 लाख रुपए की धनराशि मुहैया कराई जाएगी। फिक्स डिपॉजिट की शर्त हमने समाप्त कर दी है, सीधे उनके बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा। लाइव स्टॉक यानी पशु जानवर, गाय बैल, पहले यह था कि 30,000 रुपये 30,000 पर कैटल उनको कंपनसेशन मिलता था, और उसके लिए लिमिट थी कि भले ही आपके पास 10 पशु हों, 10 जानवर हों, लेकिन 3 का ही कंपनसेशन आपको मिलेगा, भले ही 10 की ही डेथ क्यों ना हो गई हो। लेकिन अब हम लोगों ने फैसला किया है कि प्रति पशु 30,000 रुपया ही नहीं बल्कि अब 50,000 रुपया मिलेंगे उन्हें, और 3 जानवरों की जो सीमा थी उस सीमा को हम लोगों ने समाप्त कर दिया है। चाहे 10 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, 50 हो, जितने भी कैटल्स मरेंगे सबका कंपनसेशन 50,000 पर कैटल की रेट से दिया जाएगा। हो जाते हैं, कुछ बहुत ही सीरियसली इंजर्ड होते हैं, आवश्यकता होती है तुरंत उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए, तो बुलेट प्रूफ ये जो एम्बुलेंस होती है वो बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस मुहैया कराई जाए। आज ही मैंने कहा कि बॉर्डर एरिया के लिए 5 बुलेट एम्बुलेंस भी उनको मुहैया कराई जाएगी। बंकर्स की भी डिमांड लंबे समय से रही है, क्योंकि जब मैं नौशेरा गया था लोगों का कहना था साहब कम्युनिटी बंकर्स भी पर्याप्त नहीं है, इंडिविजुअल बंकर्स की बात तो आप छोड़ दीजिए। तो यह हम लोगों का फैसला रहा है कि 14,460 बंकर्स भी बनाए जाएंगे। और इधर राजनाथ सिंह के जम्मू कश्मीर दौरे पर निर्मल सिंह ने कहा कि एक बहुत अच्छा कदम है। मोदी जी ने हमेशा कदम उठाया, उन्होंने पाकिस्तान की तरफ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, पर हमने यह साफ इशारा दिया कि अगर गलत करोगे तो सर्जिकल स्ट्राइक भी हो सकती है। रमजान में भी जो हुआ कश्मीर में उसका इस्तकबाल किया गया है। ही एक अच्छा कदम है, क्योंकि लगातार जब से नरेंद्र भाई मोदी की सरकार केंद्र में आई है उन्होंने हर कोशिश की है कि जम्मू कश्मीर में पीस हो। उसके लिए उन्होंने पाकिस्तान तक जो है एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया। जैसे अटल जी ने कहा था कि हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते, दोस्त बेशक बदल सकते हैं, तो सारी बातें हैं। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरीके से उसका जवाब दिया है
उसके मद्देनज़र ये भी बिल्कुल मैसेज देने की कोशिश की गई कि अगर पाकिस्तान जो है इस तरीके की हिमाकत करेगा तो हम सर्जिकल स्ट्राइक भी कर सकते हैं, हम टेररिज्म को टॉलरेट नहीं कर सकते। इस प्रकार की पॉलिसी क्लियर थी। उसके साथ साथ जो पीस कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके लिए जो है वार्ताकार का भी नियुक्ति हुई और दिनेश्वर शर्मा जी ने लगातार जम्मू कश्मीर के लोगों को और ख़ासतौर पर कश्मीर के लोगों को, यूथ को जो है कोशिश की है रीच आउट करने की। अभी रमज़ान के महीने में जिस प्रकार से एक कोशिश हुई कि एक मैसेज देने की और कि नहीं जो ऑपरेशंस जो हैं उनको अपनी तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से नहीं होंगे, हाँ अगर कोई उधर से होता है तो डेफिनेटली उसको डील किया जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा एक मैसेज जो दिया गया है और उसका एक बड़ा स्वागत योग्य जो है ये कदम था और कश्मीर के लोगों ने इसका स्वागत भी किया है। और इसी खबर पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे राजन वैद्य इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं जम्मू से, उनसे बात करेंगे। ये दौरा बेहद कामयाब दौरा माना जाएगा। वजीर दाखिला राजनाथ सिंह का कई अहम ऐलान हुए हैं राजन, और इसको लेकर के वहां पर क्या सियासी चर्चा है, किस तरह के रद्द-ए-अमल है? जी इमरान, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो ये 2 दिन का जो दौरा था राजनाथ सिंह का, ये बहुत कामयाब हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि कल कहीं न कहीं कश्मीर में जाकर भी उन्होंने युवाओं की बात की और यहाँ पे भी जो खासकर जो सरहदी इलाकों के लोग हैं जो पिछले कई महीनों से मुश्किलातों में थे और कंपनसेशन की जिस तरह से हमने भी खबरें दिखाई पिछले दिनों में कि किसी को नहीं मिला है, तो वही आज मुद्दा उठाया गया। राजनाथ सिंह ने भी उसको एड्रेस किया और कहा कि 5 लाख रुपए जो है वो दिए जाएंगे अगर किसी की मौत हो जाती है। और मवेशियों की जहां तक बात थी कि जो लोगों की मांग थी सरहदी इलाकों की 30,000 दिए जाते हैं, वो बहुत कम है, तो उसको बढ़ा के 50,000 किया गया। वहीं सबसे बड़ी अगर खुशी अगर आज किसी को मिली है तो वो कश्मीरी पंडित विस्थापित हैं। कश्मीरी पंडित विस्थापितों को जो महाना 10,000 रुपए चंदी मिलती थी, अब उसको बढ़ा के 13,000 रुपए किया गया है। 30% का इजाफा किया गया है उसमें। और ये भी ऐलान किया गया है कि जो वेस्ट पाकिस्तान में रिफ्यूजी हैं उनको भी 5.5 लाख जो एक कुंबे को जो है वो दिया जाएगा। तो अपने आप में काफी बड़े ऐलान किए। और जो 5 जो एम्बुलेंस होंगी बुलेट प्रूफ, वो खासकर बॉर्डर के इलाकों में दी जाएंगी, ताकि जब ऐसे हालात बनते हैं तो लोगों को वहां से अस्पताल लेके आया जा सके। और उसके साथ साथ जो बटालियन बननी है, जो जिसमें बॉर्डर के जो नौजवान हैं उनको भर्ती किया जाएगा। तो ये भी एक खुशामदीन बात है, क्योंकि ये भी सरहदी इलाकों के लोगों की मांग थी। आज राजनाथ सिंह ने सरहदी इलाकों के जो लोगों से भी मुलाकात की और दौरा भी किया कुछ आरसपुरा और अर्निया सेक्टर में, और वहां से लोगों की ये मांग थी और उसको मद्देनजर रखते हुए जो है ये फैसला लिया गया है। और राजनाथ सिंह का ये कहना है कि जैसे ही वो दिल्ली जाएंगे, ये जो फैसले जितने भी लिए गए हैं वो लागू हो जाएंगे। तो अपने आप में एक खुशामदीन बात है। जी इमरान, बिल्कुल। और एक पहल है बेहतर सीज फायर को लेकर भी उन्होंने बात की। हालांकि सीज फायर का मुस्बत जवाब नहीं मिला मिलिटेंट्सों की जानिब से, अलायदगी पसंद लीडरान की जानिब से, और खासतौर से पाकिस्तान ने भी इसकी पासदारी नहीं रखी। लेकिन हमारी हुकूमत ने ये कोशिश जरूर की एक मैसेज देने की। उसको लेकर के क्या कहना था वजीर दाखिला का? जी मैं 2 सवाल उनसे पूछे गए। पहला सवाल था कि जो सीज फायर वायलेशन जो किया पाकिस्तान ने, उसको देखते हुए जो है बातचीत का क्या रास्ता खोला जाएगा। तो उनका ये कहना था कि पाकिस्तान को पहले ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा बातचीत का, अपनी धरती से जो मिलिटेंट्स को वो एक तरह से सहायता देता आया है वो बंद करनी पड़ेगी, तभी कुछ बातचीत का माहौल बन सकता है। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो सीज फायर जो घोषित किया है कश्मीर में रमजान के महीने में, ये अभी वो रिव्यू करेंगे दिल्ली में जाके जो भी सीनियर अफसर हैं उनके साथ, और फिर इस पर एक फैसला लिया जाएगा कि इसको आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। तो जाहिर सी बात है ये पूरे जो भी इस महीने के दौरान जो भी गतिविधियां हुई कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर, बॉर्डर के ऊपर, उस सब की समीक्षा की जाएगी और ये देखा जाएगा क्या इससे कुछ फर्क पड़ा है। अगर फर्क पड़ा है तो इसको आगे बढ़ाने का फायदा है, नहीं तो फायदा कोई नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये इन सब बातों पे चर्चा होगी दिल्ली जाने के बाद और फिर ही कोई फैसला सामने आ सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो 2 दिन से जो ये दौरा है ये अपने आप में दिखाता है कि जम्मू कश्मीर पर जो है केंद्र सरकार का फोकस है और वो चाहते हैं यहाँ के लोगों के जो इश्यूज हैं उसको एड्रेस किया जाए। जी इमरान, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए राजन वैद्य जम्मू से।
तो वजीर दाखिला राजनाथ सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये दौरा उनका काफी कामयाब माना जा रहा है और खासतौर से सीज फायर को आगे क्या बढ़ाया जाएगा इस पर हिकमत अमली दिल्ली में तय होगी, क्योंकि ये चर्चा है और ये मांग भी है कि ईद के बाद भी सीज फायर को बरकरार रखा जाए और कम से कम कश्मीर में एक अमन का माहौल बने, लोग सुकून से जी पाए। रमजान के पाक महीने के आखिरी जुमे यानी कि जुमातुल विदा की नमाज के बाद नौहट्टा में झड़पें हुई, तो वहीं श्रीनगर के डाउनटाउन में आज एक बार फिर पत्थरबाजों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस और पत्थरबाजों के दरमियान झड़प हो गई। भीड़ को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़ दिए। तो रमजान के पाक महीने के आखिरी जुमे यानी कि जुमातुल विदा की नमाज के बाद नौहट्टा में झड़प हुई, वहीं श्रीनगर के डाउनटाउन में एक बार फिर पत्थरबाजों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस और पत्थरबाजों के दरमियान झड़प हो गई। भीड़ को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। तो तस्वीरें हैं आज की। जुमा था, रमजान का आखिरी जुमा था और जैसा कि अक्सर खदशा रहता है कि बाद नमाज जुमा इस तरह की हरकत होती है। सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत ज्यादा अगर हम सब्र से काम लेती हैं, लेकिन बावजूद इसके पत्थरबाज अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। और इस वक्त हमारे साथ सैयद तजम्मुल हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे ब्यूरो चीफ कश्मीर इस वक्त श्रीनगर से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सैयद तजम्मुल, जाना चाहेंगे आपसे, आज फिर वही हुआ जिसका खदशा था और क्या इंतजाम थे इससे निपटने के लिए? बिल्कुल इमरान, चौके नमाज जुमा अदा करने के बाद नौहट्टा चौक में नौजवानों की टोलियां जो है वो सड़कों पर नजर आई और एक बार फिर हिफाजती इंतजाम जो भी मुख्तर कर दिए गए थे। चूंकि मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह का 2 रोजा दौरा जो था आज जम्मू से मुकम्मल होना था और इसके मद्देनजर भी चूंकि कोई भी इस तरह का रिस्क सिक्योरिटी फोर्सेज नहीं लेना चाहती थी, तो डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था और उसके बाद हिफाजती इंतजाम सख्त होने के बावजूद भी नौजवानों की टोलियां, चूंकि 2 तरह की तस्वीरें हैं। एक ये जो तस्वीर है ये अमेरिका और इसराइल की जाहिरियत के खिलाफ है, जो मुसलमानों के तय उनकी पॉलिसी है। यौम कुदस के तौर पर इन ममालिक के खिलाफ नौजवानों ने एहतजाज किया। दूसरे जो एहतजाजी मुजाहिरों के जो दृश्य है वो है यह आदि गुजर श्रीनगर से जो आज जुलूस बरामद हुआ, उसके बाद नौहट्टा चौक में ये जो एहतजाज चल रहा है, यहाँ पर पत्थरबाजी बहुत ज्यादा देर तक चलती रही और जो नौजवानों की टोलियां नमाज अदा करने के बाद मस्जिद से बाहर आए तो इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस को नजदीक देखकर नौजवान मुश्तल हुए और दोनों अतराफ से बहुत देर तक जो मज़ाहमत है चलती रही। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के जो सीनियर अफसरान है उन्होंने जाय बरदात का दौरा किया और जाय वको पर पहुंचने के बाद कहीं न कहीं से इनको वहां से मुंतशिर किया। लेकिन इमरान, आपको याद होगा नहीं, बिल्कुल, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा तकलीफ उन नमाजियों को भी होती होगी जो आते हैं वहां पर मस्जिद में नमाज अदा करने जुमे की और वो नमाज पढ़ना चाहते हैं, नमाज पढ़ के अमन से रहना चाहते हैं, अमन से जाना चाहते हैं, लेकिन ये हर जुमे का मामूल बन चुका है और हम देख रहे हैं आईएसएस के झंडे और टी शर्ट भी नजर आती हैं उस तरह के। बिल्कुल, देखें इमरान, इतना ही नहीं बल्कि इसमें जो गजवतुल हिंद के जो कमांडर हैं जाकिर मूसा, उसके हक में नाराबाजी होती है, तो दीगर मिलिटेंट तंजीमों के हक में भी नाराबाजी होती है। इंफरादी और इज्तिमाई तंजीमों का नाम ले लेकर नौजवान जो है उनके हक में नाराबाजी करते हैं, जिससे हालात जो है और मुश्किल होने का खदशा ज्यादा रह जाता है। जज्बात, पाकिस्तान का झंडा भी हम देख सकते हैं, पाकिस्तान का परचम लोग हाथ में लिए हुए हैं और उसको लहरा रहे हैं। बिल्कुल, इस्लामी झंडे के हिसाब से, चूंकि इस इलाके में आपने देखा होगा न सिर्फ इसको लोग इस्लामी नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं, बल्कि हमसाय मुल्क के झंडों का भी इस्तेमाल इन एहतजाजों में किया जाता है। लेकिन चूंकि रियासती वज़ीर आला और मरकजी वज़ीर दाखिला की जो साफ हिदायत इस वक्त है कि जहां तक हो सके तो इन बच्चों को किसी न किसी तरह से जो है मेन स्ट्रीम में लाया जाए, कहीं न कहीं से इनको इस पत्थर के माहौल से, खून खराबे के खेल से बाहर स्कूलों, कॉलेजों और बाकी बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टरों में लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इमरान, एक कोई नई बात नहीं है, बल्कि जामिया मस्जिद में और आसपास के इलाकों में नमाज जुमा के बाद इस तरह के एहतजाज जो है एक मामूल बन चुके हैं, जो कि यहाँ के सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि किस तरह से वो इन एहतजाजों को ताकत का इस्तेमाल किए बगैर मुंतशिर करे, क्योंकि अगर इस इलाके में खुदा न खास्ता कोई हिलाकत होती है तो मामला
बहुत आगे बढ़ जाता है, जिससे लॉ एंड ऑर्डर को काबू में करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत मशक्कत करना पड़ती है। लेकिन इमरान, कुछ भी हो, जुमे के रोज नौहटा चौक और कई दीगर जगहों में, जिसमें शोपियान, कुलगाम, सोपोर और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इसी नौवियत के एहतजाज होते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस को भी काफी सब्र का दामन जो है लबरेज होने के बाद कई बार बिल्कुल फायर भी राउंड करने पड़े, और जिससे बाद में हालात। लेकिन वो नमाजी क्या कहते हैं, वो लोग क्या कहते हैं जो यहाँ पर आते हैं और अमन के साथ यहाँ से जाना चाहते हैं? उनकी भी तो बड़ी तादाद होती होगी इन लड़कों के अलावा। देखिए, एक तबका है जो मस्जिद में या इन खानकाहों में, इसी तरह के दरगाहों में नमाज पढ़ने आते हैं, उसके बाद इनकी तादाद बहुत कम होती है। लेकिन चूंकि जामा मस्जिद की अगर हम नमाजियों की कैपेसिटी की बात करें तो बहुत बड़ी तादाद में जो है नमाजी जो है शब के लिए आ जाते हैं या नमाज पढ़ने आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद चंद नौजवान जो है वो एहतजाज करते हैं। बाकी जो हजारों की तादाद में ज़ायरीन, फर्जंदानी तौहीद जो भी नमाज या जियारत के हवाले से मस्जिदों का रुख करते हैं, वो पुरअमन तौर पर अपने अपने घरों की तरफ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इस एक बात आपको जरूर कहूँ इमरान के, इस एहतजाज की, चाहे वो अमेरिका, इसराइल या कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट तंजीमों के हक में इस तरह से ये जो नौजवान कर रहे हैं, इसकी कोई क़यादत नहीं होता है, इसका कोई लीडर नहीं होता है। जहाँ पर 4-5 टोलियां जमा हुई, वहाँ इस तरह के माहौल को खराब करने की। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए सैयद तजम्मुल श्रीनगर से। इधर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में रमजान के पाक महीने में मिलिटेंटों ने एक बार फिर दहशतगर्दाना वारदात को अंजाम दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक जुमे को कुपवाड़ा में हंदवाड़ा के हरिल इलाके में गश्त कर रही फौज के काफिले पर मिलिटेंटों ने हमला कर दिया। गौरतलब है कि जुमेरात को केरन सेक्टर में एलओसी के नजदीक आर्मी पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला हुआ, जिसमें कि फौज के 2 जवान जख्मी हुए। केरन सेक्टर में कछाल चौकी के आगे जवानों का एक ग्रुप गश्त पर था कि अचानक उस पर वहां छिपे मिलिटेंटों ने हमला कर दिया। वहीं दूसरी जानिब वजीर दाखिला राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के 2 रोजा दौरे पर हैं। राजनाथ सिंह हाई लेवल डेलीगेशन के साथ एलओसी के दौरे पर गए हुए थे। इधर कुलगाम के वानपो में जुमे की नमाज के वक्त साबिक पीडीपी एमएलए सूफी अब्दुल गफ्फार की गाड़ी पर हमला कर दिया गया। उनकी सिक्योरिटी के लिए तैनात सिक्योरिटी गार्ड की राइफल भी छीनने की कोशिश की गई। हमले के दौरान सूफी गफ्फार मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे और उनके मुहाफिज मस्जिद के पास खड़े हुए थे। पीएसओ ने गोली चलाई, उसके बाद मिलिटेंट फरार हो गए। और एक बार फिर हुर्रियत और दहशतगर्दी का रिश्ता सामने आया है। एनआईए ने 2016 में आर्मी कैंप नगरोटा पर दहशतगर्दाना हमले के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। मोहम्मद आशिक बाबा नाम का शख्स हुर्रियत का नजदीकी और हुर्रियत की तरफ से 4 बार पाकिस्तान का दौरा कर चुका है। एनआईए के अफसरान के मुताबिक साल 2015-17 के बीच बाबा ने बाघा बॉर्डर से 4 बार पाकिस्तान का दौरा किया। जानकारी के मुताबिक हुर्रियत लीडर सईद अली शाह गिलानी, अब्दुल गनी भट्ट और मीरवाइज उमर फारूक के रेफरेंस लेटर पर उसे पाकिस्तानी वीजा मिला। बाबा जैश ए मोहम्मद के कमांडरों से पाकिस्तान में मिला और वो आईएसआई का मकामी एजेंट भी था। तो एक शख्स हिरासत में लिया गया जिसका के नाम बताया जा रहा है आशिक बाबा, और ये मोहम्मद आशिक बाबा नाम का शख्स हुर्रियत का नजदीकी है। अभी इसे हिरासत में लिया गया है और हुर्रियत और दहशतगर्दों के बीच जो रिश्ते हैं उसको एक बार फिर इसकी गिरफ्तारी ने सामने ले आया है। एनआईए ने 2016 में आर्मी कैंप नगरोटा पर दहशतगर्दाना हमले के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। इसका नाम मोहम्मद आशिक बाबा है और यह शख्स हुर्रियत का नजदीकी है। और इस वक्त हमारे रिपोर्टर राहुल पाकिस्तान एम्बेसी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। जी, एक शख्स को राहुल हिरासत में लिया गया है जो कि खासतौर से शहीद अली शाह गिलानी और हुर्रियत लीडर अब्दुल गनी भट्ट और मीरवाइज उमर फारूक के रेफरेंस लेटर पर पाकिस्तानी वीजा उसे मिला था और वहां जाकर वो ट्रेनिंग लेता है और यहां पर आकर के आईएसआई के लिए जासूसी भी करता है। देखिए, आज यहाँ पहुंचकर जिस तरीके से हुर्रियत के नेता हिलाल ने बात की, सीधे सीधे एक देशद्रोही इस तरीके की बात कर सकता है। यहाँ खड़े होकर के वो बोल रहा है कि पाकिस्तान कश्मीर मामले में एक पार्टी है। अगर इस तरीके से वो खुद को भारत का नागरिक मानने को तैयार नहीं है, इस पार्टी के अंदर जो लोग पहुंचे हैं इफ्तार पार्टी के अंदर, उसमें संसद हमले का आरोपी रहा गिलानी भी है, इसके साथ साथ उमर खान का पिता भी यहाँ पर मौजूद है और कई लोग भी पहुंचे हैं। लेकिन ये बात बहुत साफ है कि हुर्रियत का जो एजेंडा है
हुर्रियत जिस तरीके से भारत को तोड़ने की, कश्मीर को अलग करने की कोशिशें लगातार करता रहा है, उसका एजेंडा लेकर ही हुर्रियत का नेता यहां अंदर पाकिस्तान के दूतावास में पहुंचा है। बिल्कुल, और जिस तरह से ये कोई नई बात भी नहीं राहुल, हमेशा ये होता है कि हुर्रियत के लीडरान जाते हैं पाकिस्तान की इफ्तार पार्टी में, लेकिन जिस तरह से इस बार जो पहल की गई थी हमारी तरफ से, एक तरफा सीज फायर की, उसके बाद बातचीत की पहल हुई, हुर्रियत को इनवाइट किया गया, वहां पर ये लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं या इनकार कर देते हैं एक तरह से, और इस तरफ इनका झुकाव सीधे तौर पर किस तरफ इशारा कर रहा है और इसको हमारी तरफ से क्यों नजरअंदाज किया जाता है बार बार? देखिए, एक बात साफ समझ लीजिए, देशद्रोहियों का जो एजेंडा होता है, हुर्रियत उसी एजेंडे पर काम कर रहा है। हुर्रियत के नेता जिस तरीके से देश की राजधानी में खड़े होकर के, वो राजधानी जहां से पूरा देश चलता है, खड़े होकर अगर ये बात कहता है कि मैं भारत का नागरिक नहीं हूं, वो ये कहता है कि पाकिस्तान कश्मीर में एक प्रमुख हिस्सा है, प्रमुख पार्टी है, तो निश्चित तौर पर आप समझ लीजिए कि वो किस एजेंडे के साथ होगा। लेकिन हमारे अफसोस और शर्म की बात यह है कि इस तरीके का एक शख्स देश की राजधानी में खड़े होकर के ये बात करता है और हमें सुननी पड़ती है। निश्चित तौर पर भारत सरकार की तरफ से सीज फायर किया गया, लेकिन इस तरीके के लोग यहां पर कह रहे हैं कि गोलियां दोनों तरफ से चल रही हैं। ये लोग भारतीय फौज को, जो कि लगातार ये लोग भारतीय फौज, भारतीय सुरक्षा बलों पर निशाना साधते रहे हैं, यहां भी आकर के यही एजेंडा सेट करने में लगे कि कश्मीर में जो हालात हो रहे हैं उसके लिए भारतीय सेना या भारतीय सुरक्षा बल जिम्मेदार है। लेकिन देखिए, इनका एजेंडा बहुत ज्यादा देर तक या बहुत दिन तक टिकने वाला नहीं। एक्सपोज ये हो चुके हैं, बुरी तरीके से हो चुके हैं। कश्मीर के अंदर खुद जो एक बड़ी संख्या में लोग हैं जो कि इनसे त्रस्त हैं बुरी तरीके से। आपने 2 दिन पहले एक वीडियो भी देखा होगा किस तरीके से एक लड़का खड़े होकर के कह रहा था कि इन लोगों की वजह से जो नौजवान हैं वो शिकार हो रहे हैं, और हालांकि उसे बाद में अपना बयान बदलना पड़ा। लेकिन आज भी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से जुम्मे की नमाज के बाद जम्मू कश्मीर में और खासतौर से कश्मीर में मुजाहरे हुए, और जो कि हर हफ्ते होते हैं, लेकिन आज इस रमजान मुबारक का आखिरी जुमा था, जुमातुल विदा। इस मौके पर बड़ी तादाद में लड़के सड़कों पर निकले थे, हिफाजती एहलकारों पर पत्थरबाजी कर रहे थे, यहां तक कि आईएसएस का झंडा और पाकिस्तान का परचम भी लहराया गया। देखिए, ये अमूमन अगर हम कश्मीर में हर जुम्मे की बात करें तो अमूमन इस तरीके से, खासतौर से कश्मीर के डाउनटाउन में, श्रीनगर के डाउनटाउन में इस तरीके के झंडे, इस तरीके के पथराव, इस तरीके के हालात अमूमन देखने को मिलते हैं। लेकिन आज जो हालात हमें दिल्ली में देखने को मिल रहे हैं वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। अगर हुर्रियत का एक नेता खड़े होकर के दिल्ली में, देश की राजधानी में ये बात करता है कि मैं भारत का नागरिक नहीं हूं, पाकिस्तान उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है भारत से ज्यादा, वो कहता है कि भारत आपका देश है, प्रधानमंत्री आपका, गृह मंत्री आपका, तो फिर आप उम्मीद कैसे करते हैं कि इस तरीके के लोगों से बात करके कोई नतीजा निकाला जा सकता है या कश्मीर में कोई शांति लाई जा सकती है? तो बहुत स्वाभाविक सी स्थिति है। हालांकि भारत की तरफ से, गृह मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से कहा जा रहा है कि बातचीत, किसी से भी बातचीत के लिए तैयार हैं श्रीनगर में, कश्मीर में शांति के लिए। लेकिन अगर इस तरीके के लोग सामने बैठेंगे तो मुझे लगता नहीं कि इनकी कोई मंशा है, इनकी कोई नीयत है। इनका टारगेट फिक्स है, इनका एजेंडा फिक्स है कि पाकिस्तान की तरफ जाना है, भारत के खिलाफ विरोधी मुहिम चलानी। शुक्रिया राहुल आपका इस पूरी जानकारी के लिए दिल्ली से। तो दिल्ली से हमारे नुमाइंदे राहुल हमारे साथ थे। पाकिस्तानी एम्बेसी में आज रोजा इफ्तार का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है, एक पार्टी मुनक्किद की गई जिसमें कि हुर्रियत की तरफ से भी लोग शामिल हुए हैं, और नई दिल्ली में आकर के खास तौर से हिंदुस्तान मुखालिफ बात करने का जो ट्रेंड हुर्रियत का रहा है वही नजर आ रहा है। तो एक छोटा सा वक्फा हम यहां पर ले रहे हैं, लौटेंगे, आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है और आप इस वक्त देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 8 साला लड़की से इज्तिमाई आबरूरेजी के बाद कत्ल कर देने के मामले में 8 में से 7 मुलजमीन के खिलाफ आज यहां एक अदालत ने इल्जामात तय कर दिए। इससे अब मुलजमीन के खिलाफ मुकदमा शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। जेके चोपड़ा ने बताया कि जिला और सेशंस कोर्ट ने खासतौर से 302 का मामला और 376 डी समेत रणबीर दंड के मुख्तलिफ इफाक के तहत इल्जाम तय किए हैं। जिन मुलजमीन के खिलाफ इल्जाम तय किए गए उनमें सांझी राम, उसका बेटा विशाल, स्पेशल पुलिस अफसर दीपक खजूरिया उर्फ दीपू, सुरेंद्र वर्मा, परवेश कुमार उर्फ मन्नू, हेड कांस्टेबल तिलक राज और अरविंद दत्ता शामिल हैं। पुलिस ने दावा किया है कि 8वां मुलजिम, जिसको कि अब तक नाबालिग बताया जा रहा है, वो नाबालिग नहीं बल्कि बालिग है।
और प्लास्टिक पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद करने के लिए वक्तन फवक्तन रेड मारी जाती है और इसी के मद्देनजर सीपीएडी के अफसरान और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कसाई, चिकन और किराने की दुकानों पर छापा मारा, जिसमें पता चला कि भदरवा बाजार में बड़ी तादाद में पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल हो रहा था। इस दौरान भदरवा के तहसीलदार मसूद अहमद ने चिकन, मीट, फल और सब्जियों की दुकानों को चेक किया, ये यकीनी बनाने के लिए कि छापेमारी की गई कि क्या सामान वाजिब रेट पर मिल रहे हैं और साथ ही उनकी सफाई का कितना ख्याल रखा जा रहा है। जहाँ तक डेस्क का ताल्लुक है तो सीओ आर पांडे साहब से मेरी अभी फोन पर बात हुई तो मैंने उनको कहा कि सद्भावना के तहत कम से कम आप इन बच्चों के लिए कुछ कीजिए। तो उन्होंने पूरी एश्योरेंस दी है कि आप आइए, हम बात करेंगे, मेरी जितनी भी हेल्प हो सकती है, क्या है टॉयलेट के सिलसिले में है या डेस्क के सिलसिले में है, हम कोशिश करेंगे हम उनको वो जो है प्रोवाइड करें जितनी भी हमसे हो सकती है। बाकी पानी का जो है मैंने अभी यहाँ पर जो है पूरा पानी का जो BHE का स्टाफ जो है हमारा JE है या लाइन मैन वगैरह वो हमने इनको यहाँ बुलाया है, वो यहाँ देख लेंगे। पानी यहाँ पर रेगुलरली चल रहा है, अगर आज सिर्फ आज का पानी नहीं है तो कहाँ कोई प्रॉब्लम या कोई छोटा मसला है, इतनी बड़ी बात है, इन बच्चों को पानी जो है मिल जाएगा। और बांदीपुरा का एक पहाड़ी गांव है बूथो जिला। अब ये गांव भारी बर्फबारी और कोई सड़क कनेक्टिविटी न होने की वजह से सर्दियों के दौरान दुनिया के बाकी हिस्सों से कट ऑफ नहीं रहेगा, लेकिन ये खास तौर से ये गांव हमेशा गैर मुल्की सयाहों की तवज्जो का मरकज रहा है, क्योंकि खूबसूरती के साथ साथ लोगों का मानना है कि मूसा अलैहिस्सलाम को इस गांव में हजरत बीबी सांग आरिफा के पास दफनाया गया है। मकामी लोग इसे डेड मौज और मूसा कब्र के तौर पर जानते हैं। गैर मुल्की सयाहों ने मूसा श्राइन के लिए आना जारी रखा, लेकिन गांव के मौलवी बशीर अहमद रेशी ने तारीख की कुछ किताबों में किए गए दावों से का इंतखाब करके इसे सिर्फ एक मिथ करार दिया। ये असल में सीलो सोपोर की रहने वाली है और इनके मुर्शिद बाबा नसरुद्दीन साहब हैं जिन्होंने इनकी तरबियत की, पहले बैत की, उनके बाद उनको ये हवाले किया है बाबा शुक्रुद्दीन साहब को। बाबा शुक्रुद्दीन साहब चूँकि पहले तरबियत पा चुके थे उनसे, इस वजह से उन्हीं के हवाले इनको किया है। उनकी तरबियत में रहकर ये जब अपने वो मंजिल तय की, इसने रूहानी मंजिल, फिर बाबा शुक्रुद्दीन साहब ने इनको ये जगह मुतयन की। We cannot ignore one thing that Kashmir is the land of saints. It's possible that some of the Waliullah may be titled with the name of Musa. और आगे बढ़े, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर पट्टन के इश्तराक मीडिया एसोसिएशन पट्टन ने आज सरकारी गर्ल्स हाई स्कूल में कैंसर बेदारी कैंप और मेडिकल कैंप स्क्रीनिंग कैंप का इनेकाद किया। इस मौके पर डॉक्टरों ने कैंसर के बारे में तलबा को बेदार किया। अपने खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि गैर बेदारी की वजह से आखिरी मरहले में करीब 40% खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर खत्म करने की कोशिश जारी है। और इस प्रोग्राम में कैंसर बेदारी पर एक बहस भी मुनक्किद की गई, जिसमें कई तलबा ने हिस्सा लिया। SSM इंजीनियरिंग कॉलेज के इंशा काजी के डायरेक्टर इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे, जबकि तहसीलदार पट्टन, SHO पट्टन समेत कई शख्सियात ने शिरकत की। जी, मेरा नाम फौजिया है, मैं यही गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल पटन में पढ़ती हूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इन सब की कि इन्होंने आज यहाँ पे प्रोग्राम करवाया। इस प्रोग्राम से हम सब लड़कियों को बहुत सी नॉलेज मिली और मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे फर्स्ट पोजीशन के लायक समझा। और इस प्रोग्राम से जो नॉलेज मिली, अब हम सब लड़कियाँ घर जाके अपनी माँ, अपनी दादियों को या अपने घर में जो बाकी फीमेल्स हैं उन सबको इस बारे में बताएंगे। First of all, I would like to congratulate the media of Patan and BMO Sahab to initiate a campaign जो इतने सोसाइटी के सबसे बड़े मुद्दे पे बात कर रहा है। जैसे कि हम जो कश्मीरी विमेन में ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा प्रिवेलेंट है एज कम्पेयर टू द विमेन ऑफ इंडिया। तो द रीजंस बीइंग वी आर द विमेन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, वी हैव द हाईएस्ट रेट ऑफ डिप्रेशन, जिसमें इतनी लार्ज स्केल पे अवेयरनेस जाएगी और औरतों को भी एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसमें वो अपने इश्यूज़ के बारे में, मेडिकल इश्यूज़, सोशल इश्यूज़, इकोनॉमिक इश्यूज़ के बारे में बात करें। एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर दिस। और नगरोटा के गांव बन में अचानक चीता दिखने से गांव के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। जैसे ही गांव के लोगों ने चीते को तारों में फंसा देखा तो उन्होंने वाइल्ड लाइफ महकमे को उसकी इत्तला दी, जिसके बाद महकमे के मुलाजमीन ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पकड़ने में नाकाम साबित हुए। इसके बाद मुलाजमीन ने चीते को बेहोश करने की भी कोशिश की, लेकिन चीता बेहोश नहीं हुआ और भागने में कामयाब हो गया। चीते के फरार होने से गांव के लोग डरे हुए हैं और दहशत में है कि चीता जख्मी है और उसके अभी तक यहीं होने का खदशा है। मकामी लोगों ने खासतौर से वाइल्ड लाइफ महकमे से चीते को जल्द से जल्द पकड़ने की अपील की है।
और श्रीनगर के बागी मेहताब इलाके में खासतौर से टिम्बर की दुकान में आग लगने से बड़ा माली नुकसान हो गया। दुकान पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। फिलहाल आग लगने की वजह का पता नहीं चल सका है। मुतासिरा ने सरकार से मदद की अपील की, साथ ही मुआवजे का भी ऐलान किया है। श्रीनगर में रोज बरोज सड़क हादसा बढ़ते जा रहे हैं, जिसके मद्देनजर हमारे नुमाइंदे सैयद तजम्मुल रोड सेफ्टी एक्सपर्ट डॉक्टर सोए से बात कर रहे थे। आइए दिखाते हैं आपको। शुक्रिया डॉक्टर साहब बात करने के लिए। डॉक्टर साहब, टूरिस्ट स्टेट और इस तरह से एक्सीडेंट और डेथ रेट्स आप किस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है कि ये जितना सारे का सारा जो इकोनॉमी है स्टेट की, जम्मू कश्मीर की, पैराडाइज धरती के ऊपर पैराडाइज है, उसमें इतनी सारी मौतें होना कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को, इकोनॉमी को पीछे लेके जाती है। और मुझे लगता है कि ये मौतों होने का कारण क्या है कि इसमें हमने अच्छे तरीके से इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। मैं पहले भी आता रहा हूँ जम्मू कश्मीर में, जितने भी मिनिस्टर हो, ऑफिसर्स हो, उनको मिलता रहा हूँ, लेकिन इस बार मुझे कुछ पॉजिटिव एंगल लगा है। डॉक्टर साहब, उस पर वापस आएंगे। ये जो वजह है, इसको कैसे अब रोका जा सकता है? जो डेथ रेट्स है, हमारे पास रोड कनेक्टिविटी उस लेवल की नहीं है, ट्रांसपोर्ट पॉलिसी हमारे पास उस लेवल की नहीं है, बल्कि SRTC खसारे पे चल रहा है। इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है? देखिए, सबसे मेन जरूरी है ड्राइवर, जो एक व्हील के पीछे बैठता है, स्टीयरिंग के पीछे बैठता है, उसकी ट्रेनिंग कैसी हो, उसको कैसी सुविधाएं मिलें। फिर जैसे आपने सही बोला कि रोड अच्छी होनी चाहिए। रोड तो फिर भी मैंने जब मैंने उधमपुर तक और बाहर आगे तक भी मैं ट्रैवल किया हूँ, तब 4 लेनिंग हो रही है, अच्छे तरीके से रोड की कनेक्टिविटी बननी शुरू हो गई है। अगर रोड अच्छी हो जाएंगी, ड्राइवर्स की ट्रेनिंग अच्छी होगी, फिर हमारी इन्फोर्समेंट अच्छी होगी। क्योंकि आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर इसमें है, थोड़ा सा शेयर करें अपना एक्सपीरियंस के रोड सेफ्टी मेजर्स के लिए आपका कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में क्या रहा अभी तक? देखिए, मैं तो जैसे स्मार्ट एक लॉ था, हम लेके आए हैं, सेफ स्कूल ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी हम सारे स्टेट्स में लेके आए हैं सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, और गुड स्मार्टियन लॉ लेके आए हैं कि अगर कोई एक्सीडेंट की, इंजर्ड की विक्टिम की मदद करता है तो उसको पुलिस तंग ना करें। और सड़कों को अच्छा बनाने के लिए रोड इंजीनियरिंग मेजर्स हमने सारे हिंदुस्तान में प्रपोज किए हैं। रोड सेफ्टी ऑडिट प्रपोज किए हैं कि रोड सेफ्टी ऑडिट हो, और एम्बुलेंस केयर जो है वो इमरजेंसी मेडिकल केयर बड़ी ज़रूरी है। और जैसे मैं GPS VTS बोल रहा था, ये बहुत ही जरूरी है हमारी स्टेट में, क्योंकि टेरेन ऐसा है। आज मैं आपको हिमाचल का एग्जांपल देता हूँ। एक गाड़ी जा रही थी बिलासपुर के पास, ऊपर सवार घाट के पास, तो गाड़ी गिर गई और गाड़ी का 72 घंटे तक पता ही नहीं चला। आप देखिए, अगर उस गाड़ी में GPS या VTS लगा होता तो जैसे वो गाड़ी रडार से साइड पे होती, उसी समय गाड़ी का पता चल जाता। तो आज की डेट में टूरिस्ट की क्या समस्या हमारी सरकार को कि GPS VTS पे अभी तक वर्कआउट नहीं हो रहा है? देखिए, समस्या मैंने आपको पहले ही बताई कि आजकल होता है कि आप ट्रांसपेरेंट मत हो। अगर ट्रांसपेरेंट नहीं होते तो करप्शन का कारण बनते हैं। जितनी ट्रांसपेरेंसी आएगी उतनी करप्शन कम होगी। तो मुझे लगता है कि जो अब के ऑफिसर्स हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विश्वास हैं, चाहे जो मिनिस्टर साहब हैं, ये पॉजिटिव हैं, मुझे चाहते हैं कि इस डिपार्टमेंट से करप्शन का सफाया हो। अगर करप्शन का सफाया होगा तो अच्छे तरीके से स्पीड गवर्नर लगेंगे, अच्छे तरीके से GPS और VTS लगेगा, INC सेंटर्स बनेंगे, ADTT जैसे ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक्स बनेंगे, ताकि उन्हीं लोगों को लाइसेंस मिले जो इसके काबिल हैं। वही गाड़ियां चलें, सड़कों के ऊपर आएँ जो मौत का सामान लेके नहीं घूम रही हैं, मूविंग कॉफिन्स नहीं हैं। कई गाड़ियां एज ए मूविंग कॉफिन चलती हैं। तो मुझे लगता है फिटनेस बड़ी ज़रूरी है टूरिस्ट स्टेट में। फिटनेस अच्छी होगी, ड्राइवर का स्किल अच्छा होगा, करप्शन कम होगी, तो ये जम्मू कश्मीर जैसे धरती पे स्वर्ग है, उसी ही धरती पे स्वर्ग बन जाएगा सड़की सुरक्षा के मामले में भी। और मेरी यही परमात्मा से इत्तला है और ये एक प्रार्थना है कि जम्मू कश्मीर को सड़कों पे कम से कम एक्सीडेंट्स हों, कम से कम डेथ्स हों, और हमारा जो एक जन्नत है धरती पे, ऐसा ही स्वर्ग बना रहे। धन्यवाद। इधर श्रीनगर में जम्मू कश्मीर बीजेपी यूथ विंग के सदर डॉक्टर सुरेश अजय ने जी सलाम से बातचीत में कहा कि कश्मीरी नौजवान कंफ्यूज हैं और उनको समझने की जरूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि कश्मीर के नौजवानों के अंदर कई फैक्टर हैं। 2014 से 2018 में आप कश्मीर का यूथ कहाँ पे देखते हैं? देखिए, मैं एक तो आपका बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आप इस विषय को लेके आप बात कर रहे हैं, क्योंकि यूथ ओरिएंटेड ही है सारा कुछ। हम यूथ को इस सारे माहौल से अलग करके नहीं सोच सकते। कश्मीर इशू इज़ नाउ लाइज विद द यूथ। और मैं 2014 के बाद ही मैं यूथ का प्रेसिडेंट बना, और मैं यहाँ रेगुलर विजिट कर रहा हूँ। हमारा 10 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आज हमारे डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स हैं। कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल तक लोग हमारे साथ, यूथ हमारे साथ जुड़ा है।
यहाँ का नौजवान ये मानता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, कांग्रेस ने जो 60 सालों के अंदर यहाँ के नौजवान के साथ जस्टिस नहीं किया। दे फील बीजेपी एज ए होप कि हाँ, बीजेपी एक नई पार्टी है, इसके प्रति हमारा हमेशा एक्सप्लॉइटेशन किया इन लोगों ने, कहा कि ये ऐसे हैं, ये ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। लेकिन हमारी गवर्नमेंट, हमारी पॉलिसी और हमारे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका जो विजन है उसको लेके यूथ कहीं ना कहीं मन में सोचता है, एक होप है उसको। मैं आपको ये कहना चाहूँगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 200 करोड़ यहाँ का नौजवान के लिए रिलीज किया कि वो स्पोर्ट्स की तरफ आकर्षित हों। ओनली आवर स्टेट गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। किसी स्टेट को 200 करोड़ रुपया नहीं मिला। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, हमारी नेशनल प्रेसिडेंट का लास्ट ईयर यहाँ विजिट हुआ था, आपको पता होगा, श्रीमती पूनम महाजन जी, और 2500 नौजवानों ने उनका उस जलसे में पार्टिसिपेट किया, जिसमें 700 लड़कियां आई थी। यहाँ का नौजवान तो है। क्या माने कि जो यूथ आपके मुताबिक जो डेलीगेट आपके साथ जुड़ रहा है वो भाजपा की पॉलिसी से अभी इत्तेफाक नहीं कर रहा है, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस से दूरी रखना चाहता है? देखिए, मैं इसको दोनों चीज़ों की तरफ कहूँगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का एक माहौल है, वहाँ पर नौजवान के लिए कुछ नहीं है। अगर वो राजनीति में भी जाना चाहता है तो उसके लिए वहाँ कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एक फैमिली सिस्टम है। तो एज ए यूथ लीडर जेएंड के आप किस तरह से देखते हैं कश्मीर इशू को? देखिए, मैं कश्मीर इशू को ये देखना चाहता हूँ कि हमें यहाँ के बेसिक इश्यूज को एड्रेस करना पड़ेगा। जैसे यहाँ के यूथ को हमें सुनना पड़ेगा, एटलीस्ट व्हाट दे वांट। दे आर कंफ्यूज्ड बिकॉज दे वाज नॉट लिसन्ड। उनका डिसीजन कोई और ले रहा है, उनके हिस्से का जो एक स्टेटस है वो भी कोई और ले रहा है। और जब वो ये फील करता है कि मुझे ही इस्तेमाल किया जाता है और मेरी ही सुनी नहीं जाती, तो उसका अंदर एक रिएक्शन होता है। 16, 17, 18 साल की एज में एम्प्लॉयमेंट चाहिए। आप यूथ लीडर हैं, यूथ आप देखें कि यहाँ पर काफी यूथ मिलिटेंसी की तरफ जा रहा है, काफी यूथ अपने बच्चे को मरते देखकर पेल्टिंग करने पे मजबूर हो जाता है। हाँ, रिश्तेदार हैं, यार दोस्त हैं, उनके साथ पढ़े लिखे थे, कल तक इकट्ठा होते थे। आप किस तरह से देखते हैं ये जो बच्चों का इस वक्त? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें एक फैक्टर नहीं है पूरे कश्मीर प्रॉब्लम में, इसमें 25-30 फैक्टर्स हैं। इसमें हम कहेंगे पाकिस्तान है, बिल्कुल है। इसमें हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है, बिल्कुल है। इसमें अनएम्प्लॉयमेंट है, बिल्कुल है। इसमें मैं ये चाहता हूं कि नौजवानों को पॉलिटिकली एम्पावर भी किया जाना चाहिए जेएनके के अंदर, जो नहीं हो रहा है, जो कहा जाता है नहीं हुआ। हम उनको ये प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं कि आप आइए, भारतीय जनता पार्टी में आइए, आप यहाँ के नुमाइंदे बनिए, अपने लोगों को सर्व कीजिए। जो चीजें उनको नहीं मिल पाई आज तक, उनके लिए लड़िए। वो उनको ना कांग्रेस में मिलेगा माहौल, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस में। यूथ लीडर नमाज जुमा के बाद पुंछ में अंजुमन जाफरिया की तरफ से एक बड़े इमामबाड़े में बैनुल अक़वामी यौम क़ुद्स मनाया गया, जिसमें हजारों मुसलमानों ने हिस्सा लिया। मुसलमानों ने अपने पहले क़िबला बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत और मस्जिद अक़सा की आज़ादी के लिए अमेरिका और इसराइल के खिलाफ ज़बरदस्त मुजाहरा किया। साथ ही बैनुल अक़वामी सतह पर जारी दहशतगर्दी की भी सख्त मजम्मत की। जुमे की नमाज के बाद बड़ी तादाद में लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। इसराइल और अमेरिका के खिलाफ लिखे हुए प्ले कार्ड और बैनर हाथों में लिए हुए जुलूस में शामिल लोग हुए। इस जुलूस में बच्चे भी जोशो खरोश के साथ शामिल हुए। आप सब बखूबी वाकिफ हैं कि आज कायनात में ये यौम क़ुद्स के हवाले से ये जुलूस, ये रैलियां, ये जलसे मुनक्कद हो रहे हैं, जिसमें फलस्तीन की मजलूम अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया जाता है। इधर गांदरबल के कंगन में हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन कियानवी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स का एहतमाम जोश खरोश से किया गया। इस मौके पर बड़ी तादाद में लोग बाबा नगरी कंगन में जमा हुए और बुजुर्गान दीन के आस्थाने पर दुरूदों का नजराना पेश किया। साथ ही जम्मू कश्मीर और मुल्क में अमन व अमान के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआएं की गईं। बाबा नगरी कंगन में हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन कियानवी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर जमा हुए ये लोग बुजुर्गान दीन के वसीले से अपनी जायज मुरादों के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआएं मांग रहे हैं। इस सालाना उर्स का एहतमाम इलाके में बड़ी अकीदत के साथ किया जाता है। इस मौके पर एमएलए कंगन मियां अल्ताफ अहमद भी मौजूद थे। उन्होंने बुजुर्गान दीन के तरीकाकार और उनकी रूहानी जिंदगी से तरगीब हासिल करने की बात कही। जो हमारे पीर मुर्शिद हैं
जिनसे हमें फैज़ है और जिनके हुक्म से मेरे परदादा साहब यहाँ आए थे, उनका 123वां सालाना उर्स यहाँ पे आज हज़रत जनाब मियाँ बशीर अहमद साहब सजादा नशीन की दुआ के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। आपने देखा कि हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पे आए और दूर दराज इलाकों से, केरन से, करना से, रजौरी से, पुंछ से, बैरून रियासत से, और कुछ ज़ायरीन जो हैं वो आज़ाद कश्मीर के भी आज यहाँ आए हुए थे और उन्होंने इस उर्स शरीफ की तकरीब में शिरकत की। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन कियानवी मुग़ल ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। अल्लाह की रहमत से हासिल उनकी रूहानियत से फैज़ हासिल करने उनके आस्थाने पर रियासत के कोने कोने से लोग आते हैं। इसके अलावा यूपी, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड सहित पाकिस्तान से भी अकीदतमंद उर्स के मौके पर जमा होते हैं। ज़ायरीनों का अकीदा है कि हज़रत की दुआओं से उन्हें लाइलाज बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। सुन्नत रसूल के मुताबिक यहाँ फातिहा, तिलावत और दुरूद सलाम का सिलसिला जारी रहता है। उसकी कोढ़ की बीमारी हो वो भी दूर हो जाती है, मैदा की बीमारी होती है वो भी दूर हो जाती है, किसी किस्म की कोई बीमारी है वो दूर हो जाती है। और हर जगह से लोग यहाँ इस अकीदत के साथ आते हैं कि ये उर्स बाबा जी साहब कियानवी रहमतुल्लाह अलैह का है। हर एक इंसान जो है वो इस उर्स के लिए बेकरार होता है। हज़रत मियाँ निज़ामुद्दीन कियानवी उन्हीं का आज इख्तितामी उर्स था। उसी के ताल्लुक से ये तकरीबात 3 दिन तकरीबात ये चलती हैं, जिसमें ख़तमातुल मुअज़्ज़मात, ज़िक्र-ओ-अज़कार, आज दुआया इख्तितामी दुआ होगी 8 बजे, उसके बाद प्रोग्राम खत्म। तो ये फैज़ जो है ये इसका पता ज़ाहिर ही नहीं लगता किसी को, ये रूहानी ताकत से फैज़ मिलता है। ये पता उसी को चलता है जो पता इसका पाता है, जिसको कदर है। जम्मू कश्मीर सदियों से सूफियों और फकीरों की जमीन रहा है, जिनका दर्स आपसी भाईचारा, इंसानियत और इबादत का पैगाम है। यही वजह है कि इनके आस्थानों पर आज भी हर किस्म की जबान बोलने वाले और अलग अलग मजहबों को मानने वाले एक साथ आते हैं। यही कश्मीर की भी रिवायत है। ऐसे में बुजुर्गवान दीन के उर्स जैसे मौके इन रिवायतों को और मजबूत करते हैं। यहाँ मजहब व मिल्लत की तफरीक के बगैर सब एक हो जाते हैं। गांदरबल से जी सलाम के लिए वकार मंजूर की रिपोर्ट। यहां रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, लौट रहे हैं। आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं जी सलाम और हम पेश कर रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। वादी कश्मीर में पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से पूरे इलाके में बाड़ लगाने के लिए 8 साल के दौरान 1 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च कर दिए जा चुके हैं। पूरे इलाके में तारों से बाड़बंदी कर दी गई है। इस ताल्लुक से जब पहलगाम डेवलपमेंट के सीईओ मुश्ताक सिमनी से पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि सयाहती इलाके को गोबर फ्री बनाने के लिए ऐसा किया गया है। टैक्स भरने वालों के 1 करोड़ 20 लाख रुपए सिर्फ बाड़बंदी पर बर्बाद कर दी गई, जिसने पहलगाम के सुरम में गांव को खुली जेल में बदल दिया है। ये सयाहों के साथ साथ मकामी लोगों के लिए भी एक परेशानी का सबब बन गया है। लोगों ने इस बाड़बंदी और गैर जरूरी खर्च पर सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। मैं डेफिनेटली इसको और एंजॉय करूंगा। अगर इन लोगों ने बेड़ा लगाया है तो उसका मतलब है उन्हें कुछ फैसिलिटी देनी चाहिए। इस तरह से पुलिस को वहां जाने की मनाही कर देना या जेल करना, इससे तो आप टूरिज्म को नुकसान ही पहुंचेगा। जम्मू के मीर साहब में मुल्क के लिए अपनी जान निछावर करने वाले शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत को सलाम करते हुए आज से कई बरस पहले मकामी लोगों ने इस पार्क की तामीर की थी, जिसे आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जिसमें तीनों शहीदों के स्टैच्यू भी लगाए गए थे। लेकिन इंतजामिया की बेतवज्जोही का शिकार ये पार्क अब गंदगी का ढेर बन गया है। जगह जगह झाड़ियां और घास उग गई है। लोग खाने पीने का सामान पार्क में लेकर आते हैं और फिर गंदगी को पार्क में ही छोड़कर चले जाते हैं। मकामी लोगों का कहना है कि इंतजामिया इस पार्क की साफ सफाई की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही, जिससे कि इस पार्क की हालत रोज बरोज मजीद खराब होती है, खस्ताहाल होती जा रही है। इंतजामिया के साथ ही लोगों को भी साफ सफाई की जिम्मेदारी के लिए तय बेदार होना चाहिए।
और इधर श्रीनगर में जम्मू कश्मीर की वजीर आला महबूबा मुफ्ती की जानिब से आज शाम इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। इफ्तार पार्टी में मुख्तलिफ शोबों से 1500 मेहमानों ने शिरकत की। इस मौके पर गवर्नर NN वोरा, डिप्टी CM और दीगर कई वज़रा भी मौजूद रहे। DGP SP वैद्य समेत कई अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने लोगों को रमजान की मुबारकबाद पेश की। इफ्तार के बाद मगरिब की नमाज अदा करने के लिए मर्द और खवातीन के लिए खुसूसी इंतजाम भी किए गए थे। तो रमजान का पाक महीना भाईचारे और अमन का पैगाम भी लेकर आता है और खास तौर से रमजान रहमतों और बरकतों वाला महीना है। इसको कायम रखते हुए तनमर्ग पुलिस ने पहल करते हुए समाज के सबसे निचले तबके की मेजबानी की। ये तनमर्ग पुलिस के लिए सिर्फ एक सिक्योरिटी फराहम करना ही नहीं है, बल्कि आपस में इंसानियत का पैगाम देना भी मकसद था। गरीबों और यतीमों की खिदमत करने से कोई बेहतर काम नहीं हो सकता। ये इन बच्चों के होठों पर मुस्कान देने की कोशिश थी जिनकी जिंदगी में कभी भी खुशियां आती है नहीं। तनमर्ग पुलिस ने यतीम और गरीब बच्चों के लिए इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया। पुलिस अफसरान के साथ यतीम बच्चे इफ्तार करके काफी खुश नजर आए। और अवाम और पुलिस के बीच हमाहंगी बढ़ाने के लिए पट्टन COB और निहालपुरा आर्मी कैंप की जानिब से इफ्तार पार्टी का इनेकाद किया गया। इस मौके पर यतीम तंजीम, सरपंचेज, नामदार और मस्जिद कमेटी के मेंबरान ने शिरकत की। इफ्तार पार्टी का मकसद अवाम और फौज के दरमियान की दूरी को खत्म करना था। लोगों ने आर्मी के इस इकदाम की जमकर तारीफ की। अफसरान ने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद करके लोगों के मसले जानने और हल करने का एक बेहतरीन मौका है। और पूरे जम्मू के मुसलमानों ने आज रमजान के आखिरी जुमे की नमाज जमातुल विदा अदा की। नमाज के बाद मुसलमानों ने रियासत और मुल्क में अमन और अमान की दुआएं की। लोगों ने आपस में मोहब्बत और भाईचारा बना रहने के लिए भी अल्लाह की बारगाह में दुआएं मांगी। और प्लास्टिक कचरे को लेकर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने तशवीश का इजहार किया है। डॉक्टर चंद्रा ने ट्वीट करके हरियाणा के एनवायरमेंटल प्रोटेक्टर खासतौर से प्रदीप सांगवान की जमकर तारीफ की। प्रदीप ट्रैकिंग करके पहाड़ों से कचरा उठाने का मुश्किल काम करते हैं। तो राज्यसभा मेंबर डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने खासतौर से आज एक ट्वीट के जरिए हरियाणा के एनवायरमेंटल प्रोटेक्टर प्रदीप सांगवान की जमकर तारीफ की। प्रदीप ट्रैकिंग करके पहाड़ों से कचरा उठाने का काम करते हैं। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप देखते रहिए जी सलाम।